हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 और चैप्टर 10 का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। और इसमें हम पियाजे की अप्रोच, प्री ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। और करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले Piaget approach, pre-operational approach. Pre-operational stage in Piaget theory, second major stage, ये second stage होती है, आप सभी को पता है। first stage होती है sensory stage. Second stage, second major stage of cognitive development है, in which children become more sophisticated in their use of some symbolic thought but are not yet able to use logic. सबसे पहले second stage है। दूसरा point अगर मैं बात करती हूँ तो सिंबॉलिक थॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि अभी फ़िलहाल इतना लॉजिकल थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई होती है इस एज में, ठीक है। तो जीन पियाजे कोल्ड अर्ली चाइल्डहुड द प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि हमारी सेंसरी होती है, सेंसरी 0 to 2, प्री ऑपरेशनल हमारी होती है 2 to 7, ठीक है। प्री ऑपरेशनल होती है हमारी 2 to 7 ईयर तक, और कॉन्क्रीट होती है 7 to 11, और फॉर्मल होते हैं 11+ वालों के लिए, ठीक है। तो इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड, जीन पियाजे ने प्री ऑपरेशन स्टेज बोला है ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिकॉज चिल्ड्रन दिस एज आर नॉट येट रेडी टू एंगेज इन लॉजिकल मेंटल ऑपरेशन, ठीक है। इस एज के जो बच्चे अभी वो लॉजिकल मेंटल ऑपरेशन यूज़ अभी इनको अच्छे से नहीं करना आता है। दे विल बी इन कॉन्क्रीट, और इसको कब अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, कॉन्क्रीट वाले को, इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में लॉजिकल को, ठीक है। लॉजिकल मेंटल ऑपरेशन को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, लेकिन प्री ऑपरेशन में अभी इतना डेवलप नहीं हुआ होता है बच्चों का। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम बोलते हैं मिडिल चाइल्डहुड, डिस्कस्ड इन चैप्टर 13, और इसे हम चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, यूज ऑफ सिंबल्स। Children do not need to be in sensory contact with an object, person or even order to think about it. इसमें क्या होता है कि यूज़ ऑफ सिंबल्स, इसमें बच्चा सिंबल्स का यूज़ मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे बच्चे को सेंसरी मोटर की तरह कांटेक्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट या पर्सन के साथ, और ना ही उसको सोचने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन कैन इमेजिन दैट ऑब्जेक्ट और पीपल हैव प्रॉपर्टीज अदर दैन दोज दे एक्चुअली हैव, वो इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। Simon asked his mother about the elephant they saw on trip to the circus several months earlier. तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइमन ने अपनी मदर से एलिफेंट्स के बारे में पूछा जो वो बहुत पहले एक ट्रिप पे देख कर आया था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटीज। Children are aware that superficial alteration do not change the nature of things. Understanding of cause and effect, realize that events have causes, ability to, यहाँ पे इसके साथ साथ में एग्जाम्पल भी, अगर आप लोग एग्जाम्पल भी रीड करोगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ जाएंगी। एबिलिटी टू क्लासीफाई, इसमें आएगा आपका चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट, पीपल एंड इवेंट इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर, एम्पैथी और थ्योरी ऑफ माइंड, ठीक है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या चीज़ें एडवांस, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, यूज़ ऑफ सिम्बल्स। बाकी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ये इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। एडवांसेस ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट, तो प्री ऑपरेशन में भाई याद रखना है कि सिंबल्स यूज़ होते हैं और सिंबॉलिक थॉट यूज़ होते हैं। आप कह सकते हो सिंबॉलिक फंक्शन का मतलब होता है, पियाजे ने ये टर्म दी है सिंबॉलिक फंक्शन या सिंबॉलिक थॉट प्री ऑपरेशनल स्टेज में। क्यों? फॉर द एबिलिटी टू यूज मेंटल रिप्रेजेंटेशन, वर्क, नंबर और इमेजेस टू विच अ चाइल्ड हैज़ अटैच्ड मीनिंग। तो पियाजे ने ये टर्म क्यों दी है? क्योंकि बच्चा इस स्टेज में जो है मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब इमेजेस बनाना शुरू कर देता है इस स्टेज में, बेशक वो ऑब्जेक्ट उसके आसपास ना भी हो, ठीक है। प्रिटेंड प्ले,
अब देखो, विदाउट सिंबल्स पीपल कुड नॉट कम्युनिकेट वर्बली, मेक चेंज, रीड मैप और ट्रेजर फोटोज ऑफ डिस्टेंट लव्ड वंस। तो बिना सिंबल के जो है पीपल कम्युनिकेट नहीं कर सकते वर्बली बोल के, ठीक है, चेंजेस नहीं ला सकते, मैप रीड नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। Preschool children show symbolic function through deferred imitation, pretend play and language. Deferred imitation, which become more robust after 18 months, is based on having kept a mental representation of an observed action, as when 3-year-old Bart scolded his little sister using the same word he heard his father say to his delivery boy who was late bringing the पिज़्ज़ा। तो क्या बोला है डेफर्ड इमिटेशन में, कि डेफर्ड इमिटेशन में ये चीज़ बोली है प्री स्कूल, सबसे पहले ये लाइन समझो कि जो प्री स्कूल चिल्ड्रन शो द सिंबॉलिक फंक्शन, जो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो सिंबॉलिक फंक्शन को दिखाते हैं थ्रू डेफर्ड इमिटेशन, प्रिटेंड प्ले और लैंग्वेज के हेल्प से। अब डेफर्ड इमिटेशन क्या होता है, फिर प्रिटेंड प्ले समझेंगे और फिर लैंग्वेज। कैसे सिंबॉलिक फंक्शन दिखाता है डेफर्ड इमिटेशन के, तो जो डेफर्ड इमिटेशन है ये हम चैप्टर 7 में भी पढ़ चुके हैं। विच बिकम्स मोर रोबस्ट आफ्टर 18 मंथ, ये जो है वो 18 महीने के बाद दिखने लगती है। इज बेस्ड ऑन हैविंग केप्ट अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड एक्शन। इसका मतलब जब बच्चे किसी एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, मतलब कोई एक्शन उन्होंने ऑब्जर्व किया है और उसके मेंटल रिप्रेजेंटेशन बना लिया अपने माइंड में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 साल का जो बार्ट है स्कोल्ड हिज लिटिल सिस्टर, उसने अपनी छोटी बहन को डांटा उसी सेम वर्ड से जिस सेम वर्ड को यूज किया था उसके फादर ने डिलीवरी बॉय के लिए जब वो लेट हो गया था पिज्जा लाने में। समझ गए, ये होता है डेफर्ड इमिटेशन। समझ गए अब। तो डेफर्ड इमिटेशन का मतलब अब क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद प्रिटेंड प्ले, प्रिटेंड ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रिटेंड प्ले की बात करें, ऑल्सो कॉल्ड फैंटेसी प्ले, ड्रामेटिक प्ले, इमेजिनरी प्ले। चिल्ड्रन में मेक एन ऑब्जेक्ट सच एज डोल रिप्रेजेंट और सिंबलाइज समथिंग एल्स सच एज अ पर्सन। भाई एक सेकेंड, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं चार्ज लगा लूँ अपने लैपटॉप, ठीक है। ठीक है, अब डेफर्ड इमिटेशन अब आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट है प्रिटेंड प्ले। तो प्री स्कूल चिल्ड्रन शो सिंबॉलिक फंक्शन हमने थ्रू डेफर्ड इमिटेशन पढ़ लिया है। अब प्रिटेंड प्ले प्ले समझते हैं क्या होता है। इसका दूसरा नाम है भाई, PYQ में आया भी हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट आ भी सकता है। ऑल्सो कोल्ड फैंटेसी प्ले, ड्रामेटिक प्ले भी कहते हैं, इमेजिनरी प्ले भी कहते हैं। चिल्ड्रन मे मेक एन ऑब्जेक्ट सच एज डोल रिप्रेजेंट और सिंबलाइज समथिंग एल्स सच एज अ पर्सन। Play involving imaginary people or situation also called fantasy play, dramatic play और imaginary play। तो pretend play में होता है कि यहाँ पे pretend करते हैं imaginary people, मतलब involve करते हैं। यहाँ पे ये वो play होता है जिसमें imaginary people को या situation को involve किया जाता है, एक अलग ही fantasy मतलब अलग ही दुनिया बनाई जाती है। dramatic होती है, imaginary, तो ऐसे pretend किया जाता है। Last is language uses a
लैंग्वेज यूजेस अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है। वर्ड स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट एंड कंसेप्ट इन आर वर्ल्ड। ठीक है, तो सिंबॉलिक हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस क्या क्या होती है, क्या चीज़ें बच्चा नहीं कर सकता है प्री ऑपरेशनल थॉट में। तो सबसे पहली चीज़ है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन, इरिवर्सिबिलिटी, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। मतलब ये जो सेंट्रेशन और इरिवर्सिबिलिटी है ये कॉन्क्रीट स्टेज में आता है, कॉन्क्रीट वाले में थर्ड स्टेज में आती है सारी चीज़ें। इनएबिलिटी टू डिसेंटर। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि इसमें बच्चा जो है अभी सेंट्रेशन नहीं कर पाता है। इनएबिलिटी होती है टू डिसेंटर। बच्चा इसमें फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन एंड नेग्लेक्ट अदर्स। इसमें जो बच्चा होता है वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे ध्यान देता है और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देता है। इरिवर्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो चिल्ड्रन फेल टू अंडरस्टैंड दैट सम ऑपरेशन और एक्शन कैन बी रिवर्स्ड रीस्टोरिंग द ओरिजिनल एक्शन। तो इसमें बच्चा फेल हो जाता है, वो ये सोचता है कि ये जो एक्शन है उसको दोबारा से रिवर्स या रीस्टोर नहीं किया जा सकता ओरिजिनल सिचुएशन पे। फोकस ऑन स्टेट रेदर देन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चा फेल हो जाता है इसमें टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन स्टेट्स। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो इसमें बच्चा जो है वो डिडक्टिव, डू नॉट यूज डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है इसमें बच्चा डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को यूज नहीं कर पाता है। इंस्टेड दे जम्प फ्रॉम वन पर्टिकुलर टू अनदर एंड सी कॉज वेयर नन एग्जिस्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे ईगो सेंट्रिज्म की बात करें तो चिल्ड्रन एज्यूम एवरीवन एल्स थिंक परसीव्स एंड फील्स एज दे डू। तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो ईगो सेंट्रिज्म हो गया और सिंबॉलिक थॉट हो गया, और ये सारी चीज़ें लैक करती है जितनी भी हमने पढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई आपके प्री ऑपरेशनल के, पूछे जाते हैं। एनिमिज्म की बात करें तो चिल्ड्रन एट्रीब्यूट लाइफ टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मतलब नॉन लिविंग थिंग को वो लिविंग बना देते हैं, तो दैट इज एनिमिज्म। ठीक है, जैसे अगर वो ये कह देंगे कि सूरज चल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, चंदा मामा रो रही हैं। ठीक है, इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अपीयरेंस फ्रॉम रियलिटी। चिल्ड्रन कंफ्यूज व्हाट इज रियल विद आउटवर्ड अपीयरेंस। कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज कौन कौन सी चीज़ रियल है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट स्पेस, अंडरस्टैंडिंग कैजुअलिटी, ये रहने दो। ट्रांसडक्शन देख लो। ट्रांसडक्शन इन पियाजे's terminology pre-operational child tendency to mentally link particular experience whether or not there is logically a causal relationship। तो causal relationship की अगर हम यहाँ पे बात करें तो Piaget maintained that pre-operational children cannot yet reason logically about cause and effect। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो cause and effect relationship के बारे में नहीं समझते हैं, ना ही लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है इस स्टेज में। इंस्टेड ही सेड दे रीजन बाय ट्रांसडक्शन, और वो कैसे यूज करते हैं, कैसे रीजन करते हैं, ट्रांसडक्शन की हेल्प से। क्या होता है ये, दे मेंटली लिंक टू इवेंट, स्पेशली इवेंट क्लोज इन टाइम। क्या करते हैं बच्चा, इसमें बच्चे की वो चीज़ों, दो इवेंट जो बहुत ही क्लोज टाइम में हुए हैं उनको लिंक कर देते हैं, वेदर और नॉट, चाहे वो लॉजिकली सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे Louis may think that his bad thought or behavior caused his own और his sister's illness और his parents divorce। जैसे बच्चा अगर ये सोच रहा है कि उसका जो बैड बिहेवियर है या जो बैड थॉट है उसी की वजह से जो है उसकी सिस्टर बीमार हुई है या फिर पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ है उसको ऐसा लगता है कि मेरा बैड बिहेवियर, ये दोनों चीज़ें लाइक उसकी सिस्टर बीमार पड़ गई है। ठीक है, तो वो ये सोचेगा कि अच्छा मेरे बैड बिहेवियर की वजह से ही सिस्टर बीमार हुई है, मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ है। तो दो इवेंट्स को जो बिल्कुल साथ में हुए होते हैं, जब वो आपस में लिंक कर देता है बच्चा उसे, तो दैट इज ट्रांसडक्शन होता है उसे। ठीक है, तो मेंटली लिंक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वेदर और नॉट देयर इज लॉजिकली, चाहे वो लॉजिकली सही है या नहीं है, तो बच्चा ऐसे करता है इस स्टेज में। तो ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ट्रांसडक्शन आपका प्री ऑपरेशनल में होता है भाई, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई बहुत ज़्यादा, इसलिए हम डिटेल में पढ़ रहे हैं इस वाले चैप्टर को। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटीज एंड कैटेगराइजेशन। एनिमिज्म हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग के तौर पे देखना। उसके बाद आता है
The world becomes more orderly and predictable as preschool children develop a better understanding of identities. The concept that people and many things are basically the same even if they change in form, size, appearance. रहने दो ये मत करो. Understanding number, counting, number, knowledge, number transformation, estimation, number pattern. ऑर्डिनैलिटी आपको पता है ऑर्डिनैलिटीज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे होता है ये देख लो भाई ये आया था ऑर्डिनैलिटी आपका NIU इसमें भी ये लाइन दे रखी है ऑर्डिनैलिटी होता है द कंसेप्ट ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटी मोर और लेस बिगर और स्मॉलर seems to begin at around 12 to 18 month में ऑर्डिनैलिटी देखते हैं at first it's limited to comparison of very few subject अगर जैसे हम बात करें कि most children have words for comparing quantities. They also can solve numerical ordinality problem with up 9 objects. Cardinality principle in counting. When asked to count 6 items, children younger अब इसमें क्या होता है बेसिकली ऑर्डिनैलिटी और कार्डिनैलिटी सिंपल क्या होता है ऑर्डिनैलिटी होता है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ठीक है जैसे अगर मैं बात करती हूँ संडे ये होता है आपका फर्स्ट डे फिर मंडे ये सेकंड ठीक है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये ऑर्डिनैलिटी होती है कार्डिनल जैसे आपकी 4 कार्डिनल डायरेक्शन होती है ना 1 2 3 4 नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो कार्डिनल होते हैं आपके 1 2 3 4 ठीक है तो ये इस एज में सीख जाता है बच्चा नेक्स्ट उसके बाद है सेंट्रेशन डी सेंटर पढ़ चुके हैं ईगो सेंट्रिज्म पढ़ चुके हैं हम ऊपर अब ईगोसेंट्रिज्म इज अ फॉर्म ऑफ सेंट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये याद रखना भाई अब देखो जैसे ऊपर हमने ये सारी चीजें पढ़ी ना सेंट्रेशन इरिवर्सिबिलिटी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग ईगोसेंट्रिज्म एनिमिज्म और इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश अपीयरेंस फ्रॉम रियलिटी ये सारी चीजें जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी प्री ऑपरेशनल की अगर मैं बात करूँ रिवर्सिबिलिटी तो ये चीजें जो है कॉन्क्रीट में डेवलप हो जाती है सीरिएशन की कंजर्वेशन की ठीक है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है कंक्रीट के कंफ्यूज नहीं होना है सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन मतलब इसमें डिसेंटर ये आता है आपका डिसेंट्रेशन कॉन्क्रीट में लेकिन सेंट्रेशन मतलब सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे फोकस रहना बाकी चीज़ों को अवॉइड या नेग्लेक्ट करना ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्री ऑपरेशन का इरिवर्सिबिलिटी जब आप जो है बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है सिचुएशन को ट्रांसडक्टिव हम पढ़ चुके हैं ईगोसेंट्रिज्म एनिमिज्म और ये सारी चीज़ें जो है आपको ये टर्म याद रखनी है अगर प्री ऑपरेशन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए तो आपको पता होने चाहिए कि ये इसके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ओके नेक्स्ट अब जैसे ईगोसेंट्रिज्म की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लिखा भी है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्री ऑपरेशनल थॉट का है सेंट्रेशन और बच्चे इसमें डिसेंटर नहीं कर पाते हैं Egocentrism is a form of centration. According to Piaget, young children center so much on their own point of view और centration में एक ही एस्पेक्ट पर फोकस रखते हैं और ईगोसेंट्रिज्म का भी मतलब यही होता है जब बच्चा इसमें अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को ही फोकस करता है और बाकियों के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेता है समझ गए 3-year-old are not as egocentric as newborn babies तो 3 साल का बच्चा इतना egocentric नहीं होता है जितना कि newborn babies होते हैं They still think universe-centration on them. Egocentrism may help explain why young children sometimes have trouble separating reality. 3 mountain task, very important. 3 mountain टास्क कौन लेकर आया था इगोसेंट्रिज्म को स्टडी करने के लिए प्याजे ने डिजाइन किया था 3 mountain टास्क अ चाइल्ड sit facing a table that holds 3 large mounds. A doll is placed on a chair at the opposite side of the table. The investigator asked the child how mountain would look like
लुक टू डोल। तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ अगर आपको पढ़ना है फिर भी तो आप पढ़ सकते हो कि ये थ्योरी क्या कहती है, ये जो टास्क है इसमें क्या किया था पियाजे ने। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ईगो सेंट्रिज्म को स्टडी करने के लिए पियाजे ने 3 माउंटेन टास्क डिजाइन किया था। बाकी आप लोग रीड कर सकते हो। इजी लैंग्वेज है, ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज में नहीं है। अब कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें बच्चा कंजर्वेशन नहीं कर पाता है, कंजर्वेशन करता है आपका कॉन्क्रीट में। Another classic example of centration is failure to understand conservation. So the fact that two things that are equal remain so if their appearance is altered. Conservation का मतलब होता है जैसे हमारे पास ये एक कंटेनर है, एक ये कंटेनर है और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो लेकिन इस एज में 2 to 7 2 से जो 7 साल का बच्चा होता है वो ये चीज़ नहीं समझ पाता है कि ये जो कंटेनर है और ये जो कंटेनर है इन दोनों में हमने सेम पानी लिया है। तो इस वाले स्टेज का बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा क्या समझता है कि इस वाले कंटेनर में ज़्यादा पानी है और इस वाले में कम है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में पहुंचता है तो बच्चे को पता चल जाता है कि ये दोनों कंटेनर में वॉल्यूम सेम है पानी की। ठीक है, तो कंजर्वेशन टर्म पियाजे ने दी है। दो ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल रहते हैं, बस उसका क्या बदल देते हैं, हम साइज बदल देते हैं। ठीक है, उसके अपीयरेंस को हम ऑल्टर कर देते हैं। नेक्स्ट, इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है पियाजे टर्म फॉर अ प्री ऑपरेशनल चाइल्ड फेलियर टू अंडरस्टैंड दैट एन ऑपरेशन कैन नॉट गो इन वन और मोर डायरेक्शन, ये हम कर चुके हैं। थ्योरी ऑफ माइंड की बात करें तो अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल प्रोसेस। तो थ्योरी ऑफ माइंड होता है वो अवेयरनेस और मतलब मेंटल प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस और समझना उस चीज़ को, जैसे बिलीव्स, इंटेंट्स, डिजायर्स, ड्रीम्स, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। भाई ये इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, मेमोरी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। बेसिक प्रोसेस एंड कैपेसिटीज। तो बेसिक प्रोसेस और कैपेसिटीज की बात करें तो एनकोडिंग प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड लेटर रिट्रीवल। Information processing theories think of a memory as a filing system that has 3 steps. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो थ्योरीज जिन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी दी, तो वो थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि जो मेमोरी है उसके 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, मेमोरी में 3 प्रोसेस या 3 स्टेप्स कह सकते हो, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। समझ गए? एनकोडिंग का मतलब होता है इज लाइक पुटिंग इंफॉर्मेशन इन अ फोल्डर टू बी फाइल्ड इन मेमोरी। तो एनकोडिंग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को जब आप रखते हो अपनी मेमोरी में। स्टोरेज मतलब जब आप उसको स्टोर करते हो। ठीक है, स्टोरेज का मतलब जब आप उसको याद रखते हो फ्यूचर यूज के लिए, और रिट्रीवल मतलब सही समय आने पर जब आप उसका यूज करते हो, दैट इज रिट्रीवल। तो एनकोडिंग आप यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड लेटर रिट्रीवल। तो एनकोडिंग का मतलब होता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर किया जाता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, और ताकि फिर ये रिट्रीवल के टाइम पे हम इसको यूज कर सकें। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखोगे तो एनकोडिंग इज पुटिंग इंफॉर्मेशन, जब आप इंफॉर्मेशन को पुट करते हो जैसे एक फोल्डर में, ठीक है, या फिर अपने माइंड में जो मेमोरी है उसमें रखते हो। इट अटैच्ड अ कोड और लेबल टू द इंफॉर्मेशन सो दैट इट विल ईजियर टू फाइंड व्हेन नीडेड। तो इसमें जो है ये कोड या लेबल के साथ अटैच होता है, ये इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी है वो एक कोड या लेबल के साथ अटैच हुई होती है, ताकि जब आप अपने माइंड में उसको, ताकि जब आप बाद में किसी चीज़ को याद करो तो उस लेबल या कोड की हेल्प से वो इंफॉर्मेशन इजीली यूज हो जाए। Events are encoded along with information about the context in which they are encountered. Storage is putting the folder away in the filing cabinet. तो storage होता है कि आपने अब उस folder को information, encoding मतलब आपने information folder में डाल दी। ठीक है, storage का मतलब है कि अब आपने उस information को folder में डाल दिया है, तो अब आप उसको कहाँ रख दोगे, folder away in the फाइलिंग कैबिनेट। अब आपने उसको बंद करके कैबिनेट में रख दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल के
यूज कर लेंगे। रिट्रीवल का मतलब होता है व्हेन द इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो जो बच्चा है वो उस फाइल को सर्च करेगा, ठीक है, उस फाइल को सर्च करेगा, उस फोल्डर को खोलेगा और इंफॉर्मेशन को बाहर निकालेगा। डिफिकल्टी इन एनी ऑफ दिस कैन इंटरफेयर विद द एफिशिएंसी। रिट्रीवल का भी मतलब हो गया। सेंसरी मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल ब्रीफ टेम्पररी स्टोरेज ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग एक्टिवली प्रोसेस्ड। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स डिपिक्ट द ब्रेन एज कंटेनिंग 3 स्टोर हाउस। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ये कहता है कि जो ब्रेन है उसमें 3 स्टोर हाउसेज होते हैं। पहला सेंसरी मेमोरी, दूसरा वर्किंग मेमोरी और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? ये एक टेम्परेरी हाउस होता है या टेम्परेरी स्टोर हाउस कह सकते हो फॉर इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। Sensory memory show little change from infancy on, however, without processing, sensory memory fade quickly. अब इसमें क्या होता है कि इसमें सेंसरी मेमोरी में टेम्पररी होते हैं पहली चीज़, और इसमें जो इनकमिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जल्दी फेड हो जाती है इसमें, ठीक है, इसमें जल्दी फेड हो जाती है। और अगर हम इसमें बात करें तो शोज लिटिल चेंज फ्रॉम इन्फेंसी, बस आपको यही याद रखना है, टेम्पररी होती है और इसमें जो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो जल्दी ही फेड हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है। Information being encoded or retrieved is kept in वर्किंग मेमोरी। जिस इंफॉर्मेशन को आप याद रखने की कोशिश करते हो, आपने जो जिसका फोल्डर बनाया हुआ होता है, जिस इंफॉर्मेशन को आपने एनकोड किया है और आपने अपने माइंड में रखा है, तो दैट इज वर्किंग मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म स्टोर हाउस होता है, मतलब सेंसरी से थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट टर्म स्टोर हाउस होता है फॉर इंफॉर्मेशन आर person is actively working on trying to understand, remember or think about। तो वर्किंग से ही नाम समझ आ रहा है कि जब शॉर्ट टर्म होता है और इसी पे ही काम कर रहे होते हैं हम और इसी चीज़ को समझ रहे होते हैं। Brain imaging studies have found that working memory is located partly in prefrontal cortex। कहाँ पे होती है वर्किंग मेमोरी? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग मेमोरी लिमिटेड होती है, जो एफिशिएंसी होती है वर्किंग मेमोरी की लिमिटेड होती है बाय इट्स कैपेसिटी। रिसर्चर्स में एसेस द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी बाय आस्किंग चिल्ड्रन टू रिकॉल अ सीरीज ऑफ स्क्रैम्बल्ड वर्ड। अब एग्जीक्यूटिव फंक्शन की बात करें तो ये कॉन्शियस होता है, कंट्रोल of thought, emotion and action to accomplish goal or solve problem। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आपको पता होती है चीज़ें, आप अपने थॉट पे कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस पे, एक्शंस पे, गोल को अचीव करने के लिए या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो दैट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ओके, अब उसके बाद आता है बेड लेने। अब यहाँ पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस इन वर्किंग मेमोरी, और ये बेडले की है थ्योरी। अब यहाँ पे बेडले का मॉडल आएगा, उसमें क्या बोलना है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या होता है इन बेडलेस मॉडल। बेडलेस के मॉडल के तहत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है एलिमेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी दैट कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वर्किंग मेमोरी का ही एक एलिमेंट होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जो कंट्रोल करता है प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को। समझ गए? इम्पॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया हुआ है भाई, और ये भी पढ़ लेना, ये भी आ सकता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज ऑफ वर्चुअली अनलिमिटेड कैपेसिटी दैट होल्ड इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग टर्म से ही समझ आ रहा है जो लंबे समय तक स्टोरेज रखेगा, ठीक है। तो 3 समझ आ गई। पहली आपके सेंसरी, जो जल्दी ही फेड हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है और इसमें इंफॉर्मेशन को एनकोडेड नहीं किया जाता है। दूसरा है वर्किंग मेमोरी, जिस पे काम चल रहा होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होती है, जिस पे एक्टिवली वर्किंग हो, जिस पे आप एक्टिवली काम कर रहे होते हो। और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वर्किंग मेमोरी की, वो लिमिटेड होती है बाय इट्स कैपेसिटी। तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी लंबे समय तक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। और ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी पढ़ना है आपको। रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। रिकॉग्निशन एंड रिकॉल की अगर हम बात करें तो रिकॉग्निशन एंड रिकॉल आर टाइप्स ऑफ रिट्रीवल। तो रिट्रीवल के ही टाइप हैं आपके रिकॉग्निशन और रिकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट।
पता होने चाहिए भाई, रिकॉल और रिकॉग्निशन आपके रिट्रीवल के ही टाइप है। Recognition is the ability to identify some things encountered before. Recall is the ability to reproduce knowledge from memory. यहाँ पे देख लो, recognition ability to identify a previously encountered stimulus. तो recognition मतलब जब आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हो जाते हो, ठीक है, तो दैट इज रिकॉग्निशन। रिकॉल मतलब जब आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर पाते हो सही समय पे, रिकॉल कर पाते हो मतलब उस चीज को रख पाते हो इंफॉर्मेशन को सामने, तो दैट इज रिकॉल। रिकॉग्निशन मतलब आइडेंटिफाई करना, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ प्रीवियसली एनकाउंटर्ड स्टिमुलस, और रिकॉल मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस मटेरियल फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। आइडेंटिफाई और प्रोड्यूस दोनों में फर्क है। Forming and retaining childhood memory. Early memories 3 type. Very 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 important. ये भी भाई PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। Early memories 3 types. One investigator has distinguished 3 types of childhood memory. तो 3 तरह की childhood memory होती है, जेनेरिक, एपिसोडिक, ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। पहली है जेनेरिक, दूसरी एपिसोडिक और तीसरी ऑटोबायोग्राफिकल। जेनेरिक मेमोरी विच बिगिंस एट एज 2 साल से 2 साल का जब बच्चा होता है शुरू हो जाती है जेनेरिक मेमोरी। प्रोड्यूस अ स्क्रिप्ट, a general outline of a familiar repeated event such as riding the bus to preschool or having lunch at grandma's house. It helps child know what to expect and how to act. तो जेनरिक मेमोरी होती है जनरल काम, ठीक है, जो बार बार जनरल आउटलाइन मतलब जनरल काम जो है बार बार हो रहे होते हैं। जैसे प्री स्कूल का जो बच्चा होता है, अभी क्या होता है इसमें कि आप घर से स्कूल जा रहे हो, स्कूल से घर जा रहे हो, लंच कर रहे हो ग्रैंड माँ के घर पे, तो ये सारी चीज़ें जो है रिपीटेड हो रही है, बार बार हो रहे हैं, तो इससे एक बच्चे को जनरल आउटलाइन मिल जाती है कि हमें क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी है और कैसे हमें एक्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद एपिसोडिक मेमोरी होती है, अवेयरनेस ऑफ हैविंग एक्सपीरियंस्ड अ पर्टिकुलर इवेंट और एपिसोड दैट अकर्ड एट स्पेसिफिक टाइम और एंड प्लेस। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि जब बच्चा एक्सपीरियंस करता है एक पर्टिकुलर इवेंट को या फिर एक एपिसोड को स्पेसिफिक टाइम, समय पर या फिर जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, टाइप ऑफ एपिसोडिक मेमोरी। ये एपिसोडिक मेमोरी का ही टाइप है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। रेफर्स टू मेमोरी ऑफ डिस्टिंक्टिव एक्सपीरियंस दैट फॉर्म्स अ पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री। नॉट एवरीथिंग इन एपिसोडिक मेमोरी becomes part of autobiographical memory, only those memory that have special personal meaning to the child. A type of episodic memory of distinctive experience that forms a person's life history. तो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का मतलब होता है कि ये एपिसोडिक मेमोरी का ही टाइप होता है और इसमें बच्चा वो चीज़ एक्सपीरियंस करता है जो उसकी लाइफ, उस पर्सन की लाइफ का क्या है, मतलब जो बीत गया है उस पर्सन की लाइफ का एक मोमेंट है, ठीक है, स्पेशल मोमेंट है, पर्सनल है। और ये जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है ये जनरली आती है 3 से 4 साल के बीच में। सोशल इंटरैक्शन मॉडल, तो सोशल इंटरैक्शन मॉडल वाइगॉत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी के बेस पर है, ऊपर है, दैट प्रपोज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी थ्रू कंजर्वेशन विद एडल्ट अबाउट शेयर्ड इवेंट्स। वो ये मानते थे वाइगॉत्स्की, जो बच्चे हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कन्वर्जेशन बातों के थ्रू इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जब वो बात करते हैं एडल्ट से और शेयर करते हैं इवेंट्स। Intelligence, psychometric, and Vygotskian approach. One factor that may affect the strength of early cognitive skill is intelligence. और ट्रेडिशनल साइकोमेट्रिक मेजर्स, पहले से ही चलते आ रहे साइकोमेट्रिक मेजर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।
अच्छा, जैसे two most commonly used individual tests for preschooler are the Stanford Binet Intelligence Scale and Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि दो कॉमनली यूज्ड इंडिविजुअल टेस्ट थे प्री स्कूलर्स के लिए जो यूज़ किए जाते थे। इंडिविजुअल टेस्ट थे और प्री स्कूलर के लिए यूज़ किए जाते थे। पहला था स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस और दूसरा था वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस स्केल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर एज 2 एंड अप। तो ये इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट होता था 2 साल या 2 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए, जो नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल स्पैशियल प्रोसेसिंग और वर्किंग मेमोरी को मेजर करता था। समझ गए? और ये 40 to 60 मिनट्स लेता था कंप्लीट होने में ये वाला टेस्ट। चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिफाइन वर्ड। बच्चे को कहा जाता था कि आप वर्ड्स डिफाइन करो। स्ट्रिंग बीट्स, बिल्ड विद ब्लॉक्स, आइडेंटिफाई द मिसिंग पार्ट ऑफ पिक्चर, ट्रेस मेजेस एंड शो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर। तो ये चीज़ें करवाई जाती थी, पूछी जाती थी और फिर उसके हिसाब से फिर ये सारी चीज़ें मेजर की जाती थी। नेक्स्ट, वेशलर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस। ये लेता था 30 to 60 मिनट कंप्लीट होने में। ये भी इंडिविजुअल टेस्ट था और ये होता था 2.5 से लेकर 7 साल के बच्चों के लिए, जो क्या मेजर करता था, वर्बल एंड परफॉर्मेंस स्कोर एज वेल एज कंबाइंड स्कोर। समझ गए? नेक्स्ट, इन्फ्लुएंसेस ऑन मेजर्ड इंटेलिजेंस। अब टेस्टिंग एंड टीचिंग बेस्ड ऑन वाइगॉत्स्की थ्योरी। ZPD आपको पता है, वाइगॉत्स्की इज टर्म फॉर द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट द चाइल्ड कैन डू विद हेल्प। तो ZPD एक वो गैप होता था कि किसके बीच का डिफरेंस होता था कि बच्चा अपने आप कितना कर सकता है और बच्चा किसी की हेल्प लेकर कितना कर सकता है। तो इन दोनों के बीच के गैप को हम बोलते थे ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ गए? तो ये कर लो यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट, जो ZPD है उसको हम असेस कर सकते हैं डायनेमिक टेस्ट से। अब स्कैफोल्डिंग होता है टेम्पररी सपोर्ट टू हेल्प अ चाइल्ड मास्टर अ टास्क। ठीक है, तो किसी काम को पूरा करने के लिए जब बच्चे को एक टेम्पररी सपोर्ट मिलता था तो उसको हम कहते थे स्कैफोल्डिंग। लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बच्चा जो है 12 to 18 मंथ में पहला शब्द बोलता है, फिर उसके बाद 4 साल तक वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलने लगता है। ये आपने NIOS में भी पढ़ी होंगी चीज़ें। फास्ट मैपिंग क्या होता है? प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द मीनिंग ऑफ अ न्यू वर्ड आफ्टर हियरिंग इट वंस और ट्वाइस इन कंजर्वेशन। तो फास्ट मैपिंग होता है वो प्रोसेस जब बच्चा एब्जॉर्ब कर लेता है एक नए शब्द के मीनिंग को, जब वो सुनता है उसे एक बार या 2 बार कन्वर्सेशन में बात करते समय। नेक्स्ट, ग्रामर एंड सिंटेक्स। तो ग्रामर एंड सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखी होगी तो हम इसको कर लेते हैं। एक सेकेंड। प्रैग्मेटिक क्या होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज नीडेड टू यूज लैंग्वेज। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। नहीं, इसमें नहीं है। और एज चिल्ड्रन लर्न वोकेबलरी, बच्चा जो है जब वोकेबलरी, ग्रामर और सिंटेक्स सीख लेता है तो वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाता है प्रैग्मेटिक में, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज उसकी डेवलप हो जाती है कि लैंग्वेज को कैसे यूज़ करना है कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट, सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच भी किसने दी है? वाइगॉत्स्की ने दी है। सोशल स्पीच, स्पीच इंटेंडेड टू बी अंडरस्टूड बाय अ लिसनर। तो सोशल स्पीच होता है बोल बोल के खुद से बात करना, और स्पीच इंटेंडेड टू बी अंडरस्टूड बाय अ लिसनर। नेक्स्ट, प्राइवेट इज टॉकिंग अलाउड टू oneself with no, ओके, प्राइवेट स्पीच होता है कि टॉकिंग अलाउड टू oneself with no intent to communicate with other। प्राइवेट स्पीच का मतलब है खुद से ही बातें करना, जोर जोर से बोलकर, ठीक है, या आराम से बोलकर खुद से ही बातें करना,
और सोशल स्पीच में क्या होता है कि वो स्पीच की सिर्फ कहाँ तक ही जा पाए, किसको समझ आए, लिसनर को ही समझ आए, वो होती है सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच कर चुके हैं हम। नेक्स्ट आता है डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल डिलेज के बारे में वैसे हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, आप पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हो। इमर्जेंट लिटरेसी प्री स्कूल डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स नॉलेज एंड एटीट्यूड दैट अंडरलाई रीडिंग एंड राइटिंग, रहने दो भाई। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन टाइप्स ऑफ प्री मोंटेसरी मेथड, ये पढ़ लो मोंटेसरी मेथड यहाँ से। टाइप्स ऑफ प्री स्कूल, अब टाइप्स ऑफ प्री स्कूल की बात करें तो टू ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम मोंटेसरी और इमिलिया, ये दो इन्फ्लुएंशियल प्रोग्राम थे। मोंटेसरी मेथड देख लेते हैं। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है भाई, रहने दो। द स्कूल ऑफ द 21st सेंचुरी, ये फीचर्स भी आप जो उसमें पढ़ चुके होंगे NIOS में। यूनिवर्सल प्री स्कूल, चाइल्ड इन किंडरगार्टन। ठीक है, आपका चैप्टर हो गया फिनिश, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 11 नेक्स्ट है साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड, और इसमें हम पढ़ेंगे डेवलपिंग सेल्फ, जेंडर, प्ले, बिजनेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, पेरेंटिंग, स्पेशल बिहेवियरल कंसर्न, रिलेशनशिप विद अदर चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।